हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। इधर बहुत दिनों से बहुत जगह का नेट बंद था, ऑफ था। आज सभी का नेट आपका चालू हो गया है। और चलिए आज हम लोग देखते हैं, टेस्ट नंबर आपका होगा 62। और जो लोग जिनका क्लास छूट गया है, जो हमारे ग्रुप में हैं, तो वहाँ पर आपको सारा टेस्ट आपको शेयर कर दिया गया है, आपको वहाँ से मिल जाएगा। और उसका पीडीएफ भी वहाँ पर शेयर कर दिया गया है। और जो लोग अभी तक हमारे ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो वो लोग जुड़ सकते हैं, क्योंकि आप सभी का जो एग्ज़ाम है वो अब 28 जुलाई को होगी। इसका डेट आपका बढ़ गया है, 28 जुलाई को आप सभी की एग्ज़ाम होगी। तभी आपके पास समय है, काफ़ी समय है, आप 1 महीना से ज़्यादा समय है, आप आराम से तैयारी कर सकते हैं हमसे जुड़ के। आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं दोस्तों, आपका सामान्य अध्ययन देखेंगे, यहाँ पर कुछ रीजनिंग का भी प्रश्न देखेंगे और मैथ का भी कुछ प्रश्न यहाँ पर हम लोग आज देखने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपका सेशन होने वाला है। डेली जो आपकी क्लास चल रही है वो रात में 9 बजे से चल रही है। और ये जो नंबर दिख रहा है आपको 7857824310, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और इसी नंबर पे आप मैसेज करके हमारे ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं। ग्रुप पे जुड़ने के लिए आपको 351 का चार्ज है। जो लोग 351 पे कर दिए हैं उनको ग्रुप में जोड़ दिया गया है, उनको सभी पीडीएफ वीडियो नोट से मिल गया है, उनकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो गई है। और ये जो नंबर दिख रहे हैं, इसी नंबर पर आपको पे फ़ोन के माध्यम से या गूगल पे या पेटीएम या व्हाट्सएप पे, किसी भी माध्यम से आप इस नंबर पे पेमेंट करके हमें स्क्रीनशॉट इसी नंबर व्हाट्सएप पर आप भेज दीजिए। वहाँ पर सभी चीज़ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। दोस्तों हमारा ये टेलीग्राम ग्रुप है, तो टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। जी हाँ, भगवान महावीर। देखिए महावीर जो थे, इनसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर पूछेगा। और बौद्ध धर्म से आपको महात्मा बुद्ध के बारे में जरूर पूछेगा आपको एग्जाम में। तो भगवान महावीर जो थे ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, आपको पता है ना। इनका जन्म आपको वैशाली में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो आपको पावापुरी में हुई थी। तो इनके पूछा गया है प्रश्न कि प्रथम शिष्य कौन था महावीर स्वामी का। देखिए महावीर स्वामी जी जो थे, इनकी पत्नी का नाम था यशोदा, है ना, याद रखिएगा। इनकी पत्नी का नाम था यशोदा और इनकी एक पुत्री हुई थी, पुत्री का नाम था दोस्तों आपका प्रियदर्शना। क्या नाम था पुत्री का? प्रियदर्शना नाम था। और इनकी पुत्री का जो विवाह हुआ था वो जमाली से हुआ था ना। पुत्री का जो विवाह हुआ वो जमाली से हुआ और जो ये जमाली थे यही इनके प्रथम शिष्य थे। तो ये आप जरूर से ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो महावीर स्वामी के पत्नी का नाम था यशोदा, इनके जो पुत्री थी, पुत्री का नाम था आपको प्रियदर्शना। और प्रियदर्शना के जो पति थे उनका नाम था जमाली। और ये जो जमाली जो थे वो महावीर के दामाद थे। और यही जो दामाद थे ये महावीर के प्रथम शिष्य थे आपका। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जमाली। चलिए तो इसका आंसर हो गया ए नंबर। आप सभी को एक यहाँ पर जवाब देना है। मैं आप सभी से एक सवाल पूछ रहा हूँ कि भगवान जो महावीर थे इनका जन्म कब हुआ था, है ना। कहाँ हुआ था ये तो मैंने बता दिया, इनका जन्म कब हुआ था ये आपको सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और इनकी मृत्यु भी अगर आपको याद है तो जरूर से ज़रूर बताइए। दूसरा नंबर प्रश्न हम देखते हैं कि हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है। दोस्तों बताइए, जो हड़प्पा है, देखिए हड़प्पा जो है ना ये एक जगह का नाम है ना। जब सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसमें जो सबसे पहले जो खोज हुआ था वो हड़प्पा का ही खोज हुआ था। और इसी वजह से इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले जो खोज हुआ था वो हड़प्पा स्थान का ही खोज हुआ था। इसी को कहते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा, है ना। ये प्रथम पुरातात्विक प्रमाण जो हुआ था ये हड़प्पा से प्राप्त हुआ था, सिंधु सभ्यता का। इसी वजह से इसको कहते हैं हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये नगरीय सभ्यता थी, है ना। कैसी सभ्यता थी तो ये एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि जो वैदिक नहीं, एक और सभ्यता थी वो आपको ग्रामीण सभ्यता थी, है ना, वो ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, तो हड़प्पा आपका हो गया आपका नगरीय सभ्यता। ये कई बार एग्जाम में आपको दोस्तों पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं आपका विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन
में क्रियान्वित किया गया था? बताइए। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। देखिए, विधवा जो पुनर्विवाह अधिनियम जो पारित हुआ था, ये हुआ था आपको 1856 ईस्वी में, है ना, ध्यान रखिएगा, 1856 में हुआ था। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जी हाँ, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था ये, ठीक है। तो याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग उस समय थे 1856 में, वायसराय जो थे, और इन्हीं के समय ये पारित हुआ था विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। तो ये भी क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर बी। और लॉर्ड कैनिंग के समय ही हुआ था दोस्तों, 1857 की भी क्रांति, है ना, तो ये भी आप याद रखिएगा। और लॉर्ड कैनिंग से पहले कौन था? तो डलहौजी था। डलहौजी के समय ही आपको रेल, डाक वगैरह सारा चीज़ का स्टार्टिंग किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 4 नंबर। प्रश्न है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था? जी हाँ, प्रथम भारतीय साम्राज्य जो है, कह रहा है कि ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो वो थे आपको चंद्रगुप्त मौर्य। जी हाँ, वो कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, और इनके द्वारा ही प्रथम मतलब कि साम्राज्य स्थापित किया गया था, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? जी हाँ, अशोक के जो अभिलेख थे, इनको 3 भागों में बांटा गया है। जो अशोक का अभिलेख है, एक तो शिलालेख है, एक स्तंभ लेख है, और एक गुहा लेख है ना। तो 3 भागों में अशोक के जो शिलालेख है, इसको बांटा गया है। ये भी आप पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि किस में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो दक्षिण भारतीय राज्यों का जो उल्लेख हुआ है, वो द्वितीय मुख्य शिलालेख में आपको किया गया है ना। द्वितीय मुख्य शिलालेख में किया गया है दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख, जैसे कि चोल हो गया, पांड्य हो गया, है ना, आपको केरल पुत्र हो गया, आपको सतीय पुत्र हो गया। तो इन सभी का जो उल्लेख है, वो आपको द्वितीय मुख्य अभिलेख में किया गया है। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक भारत में राज्य किया था? जी हाँ, बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस वंश के सुल्तान ने दोस्तों सबसे अधिक समय तक भारत में राज्य किया था। तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि कौन कब से कब तक राज्य किया, तभी इसका आंसर आप दे सकते हैं। देखिए, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दूँ कि जो गुलाम वंश के जो सुल्तान थे, है ना, गुलाम वंश के जो सुल्तान थे, इन्होंने 1206 ईस्वी से लेकर के 1290 ईस्वी तक शासन किया। जो खिलजी वंश के जो सुल्तान थे, इन्होंने 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक शासन किया था। और लोदी वंश के जो सुल्तान थे, ये किए थे 1450 से लेकर के आपको 1526 ईस्वी तक शासन किया था। और आपका तुगलक वंश जो था दोस्तों, इन्होंने जो शासन किया था, वो 1320 ईस्वी से लेकर के आपको 1414 ईस्वी तक ये शासन किया था। और इस प्रकार जो तुगलक वंश था, है ना, जो तुगलक वंश है, ये सबसे अधिक दिनों तक शासन किया है। आप यहाँ से निकाल सकते हैं, 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी तक इन्होंने सबसे अधिक दिन शासन किया था। गुलाम वंश को ही दास वंश कहा जाता है ना, तो ये आप ध्यान रखिएगा, गुलाम वंश को ही दास वंश कहते हैं। और ये जो शासन किया था 1206 से लेकर के आपको 1290 ईस्वी तक ये शासन किया था, ठीक है। खिलजी वंश का मैंने अभी आपको बता दिया, खिलजी वंश जो किया था वो 1290 से लेकर के आपको 1320 ईस्वी तक ये शासन किया था, ठीक है। तो सबसे अधिक जो शासन किया था वो तुगलक वंश किया था, है ना। ये आप याद रखिएगा, इस प्रकार से भी क्वेश्चन घुमा करके आपको पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वो कौन था? जी हाँ, भारत में कह रहा है कि पहले जिस मानव प्रतिमा को पूजा गया वो कौन था? ब्रह्मा था, विष्णु था, या बुद्ध था, या फिर शिव था? प्रतिमा, तो सबसे पहले जो प्रतिमा का भारत में पूजा हुआ है वो बुद्ध की प्रतिमाओं की पूजा हुई है। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि भारत में सबसे पहले बुद्ध की प्रतिमाओं की पूजा की गई है। बौद्ध धर्म के महायान शाखा के अनुयायियों ने सर्वप्रथम बुद्ध मूर्तियां स्थापित करके इसकी पूजा किए थे। देखिए, बौद्ध धर्म जो था ना, ये 2 भाग में आपका बट गया था, चतुर्थ बौद्ध संगीति में। चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था आपको कुंडल वन में, यानी कि जम्मू कश्मीर में हुआ था। और यही जो बौद्ध धर्म था वो 2 भाग में बट गया, एक तो हीनयान और दूसरा महायान शाखा में बट गया, है ना। और यही महायान जो शाखा था, इसमें मूर्तियों की पूजा किया जाने लगा था। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बताइए कि हिंदू धर्म ग्रंथ का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान वो कौन था, यानी कि प्रथम मुस्लिम कौन था? तो वो था दोस्तों दारा शिकोह।
वो कौन था? तो वो था आपका दारा शिकोह, जिन्होंने प्रथम बार अध्ययन किया था हिंदू धर्म ग्रंथों का। देखिए, इसके बारे में कहा जाता है कि हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला जो प्रथम मुस्लिम था वो दारा शिकोह था। शाहजहां के ये पुत्र था और शाहजहां के 4 पुत्र हुए थे, है ना। शाहजहां के 4 पुत्रों में ज्येष्ठ जो था वो दारा शिकोह जो था वो सर्वाधिक पढ़े लिखे था, है ना, सुशिक्षित था, आपका अध्येय था, लेखक भी था, और उसने अनेक हिंदू धर्म ग्रंथों भी लिखा था आपका, ठीक है। और इन्होंने ही आपको हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया था और ये सबसे प्रथम मुस्लिम था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 9 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? दोस्तों बताइए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत में दास प्रथा को किसने समाप्त किया। देखिए, दास प्रथा के बारे में आपको पूछ सकता है, सती प्रथा के बारे में आपको पूछ सकता है। तो ये जो प्रथाएं हैं ना, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो अभी आपको बताए थे वो आपको पूछ सकता है। तो ये सब कुछ एकदम क्रीम क्वेश्चन है ना, ये सब क्वेश्चन आपको छपता है हमेशा एग्जाम में। तो दास प्रथा जो समाप्त किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको लॉर्ड एलन बरो के द्वारा, है ना। लॉर्ड एलन बरो के द्वारा दास प्रथा का अंत किया गया था 1843 ईस्वी में, ठीक है। 1843 ईस्वी के एक्ट नंबर 5 के द्वारा भारत में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बरो ने दास प्रथा का उन्मूलन किया था और इसका जो कार्यकाल था वो 1842 से 44 तक था और 1843 ईस्वी में इन्होंने दास प्रथा को समाप्त किया था, एलन बरो, याद रखिएगा। अगला है आपका 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? जी हाँ, बताइए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? ऑप्शन है अमोघ वर्ष प्रथम, दंती दुर्ग, ध्रुव या फिर कृष्ण प्रथम। तो राष्ट्रकूट जो साम्राज्य था ये दक्षिण भारत का साम्राज्य था और इसकी जो नींव रखी थी वो रखी गई थी आपको दंती दुर्ग के द्वारा। कई बार आपको पूछा गया है ये प्रश्न आपको। राष्ट्रकूट वंश की जो स्थापना हुई थी वो 736 ईस्वी में हुई थी, है ना। 736 ईस्वी में इसकी स्थापना दंती दुर्ग के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका अगला सवाल 11 नंबर कह रहा है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट है ना। ये सब जो सोसाइटी है ना, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? बताइए सभी लोग, 11 का सवाल क्या होगा और कब हुआ था ये भी आपको बताना है। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी जो था इसकी जो स्थापना हुई थी ये रूसी महिला एक थी, उसका नाम था मैडम HP ब्लाडेवस्की। मैडम HP ब्लाडेवस्की के द्वारा किया गया था आपको थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना, ठीक है। और ये जो किया गया था दोस्तों 1875 ईस्वी में आपको किया गया था, 1875 में किया गया था इसकी स्थापना, ये भी आप याद रखिएगा। और कहाँ किया गया था? तो न्यूयॉर्क में किया गया था, ठीक है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनिसेफ का भी मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क ही है और न्यूयॉर्क में ही थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। यूनिसेफ किस चीज़ से संबंधित है? तो बच्चों से संबंधित है आपका, ठीक है। अगला सवाल है आपका 12 नंबर प्रश्न की बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। जी हाँ, बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, मतलब ये किस आंदोलन का एक हिस्सा था ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 12 का जो प्रश्न है ना ये आपको थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन है। दिसंबर 1930 की ये घटना है ना, दिसंबर 1930 की ये घटना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ये हुआ था। उत्तरी बिहार के सारण जिले में बिहोर नामक स्थान पर चौकीदारी टैक्स के विरोध का प्रदर्शन हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। उत्तरी बिहार के सारण जो डिस्ट्रिक्ट है ना, वहीं पर हुआ था दोस्तों चौकीदारी टैक्स के विरोध का प्रदर्शन 1930 ईस्वी में हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में कब अपनाया गया था? जी हाँ, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में कब अपनाया गया था? 13 का आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका 1905 ईस्वी में। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के
टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी और इस बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ था, जिसमें ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया था दोस्तों। और ये हुआ था आपको 1905 में, और 1905 में ही हुआ था बंगाल का विभाजन भी लॉर्ड कर्जन के शासन काल में। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी। और इस समय ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका अगला सवाल, वर्ष 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। बहुत बार ये क्वेश्चन आपको बता चुके हैं, तो आपको याद हो गया होगा कि जो मोपला विद्रोह हुआ था वो आपको कहाँ हुआ था, तो वो बताइए। वो हुआ था आपको केरल में। ये जो मैंने फिगर बताया ये राज्य है आपका केरल, और केरल के जो तट है दोस्तों इसको कहते हैं मालाबार तट। क्या कहते हैं इसको? मालाबार तट कहा जाता है केरल के तट को, है ना। ये जो तट है इसका नाम क्या है, तो मालाबार तट। ये आप याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और ये हुआ था आपको केरल राज्य में 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह हुआ था, ठीक है। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 15। ब्रह्म समाज के बारे में देखिए, आपको कई बार हम बताए हैं कि ब्रह्म समाज की जो सिद्धांत आधारित था। अच्छा देखिए, यहाँ पर मैंने बताया था ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, तो 1828 में इसकी स्थापना होती है। किसके द्वारा होती है, तो राजा राम मोहन राय, ठीक है। राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय के द्वारा इसकी स्थापना होती है। और ये किस सिद्धांत पर आधारित था, तो ये जो सिद्धांत पर आधारित था वो था आपको एक देववाद, है ना। एक देववाद पर ये आधारित था। 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की नींव रखी, और ब्रह्म समाज की स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था वो एकेश्वरवाद, इसी को कहा जाता है दोस्तों। एक देववाद को ही कहा जाता है एकेश्वरवाद, है ना। एकेश्वरवाद इसी को कहा जाता है, और इसी पर ये आधारित था, ठीक है। चलिए, और मूर्ति पूजा का विरोध तथा अवतारवाद का खंडन किया गया था, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी नंबर। अगला सवाल है कि गांधी जी ने अपना सत्याग्रह आरंभ किया था। जी हाँ, पहला सत्याग्रह के बारे में पूछा गया है गांधी जी के बारे में। तो मैंने कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि गांधी जी ने पहला सत्याग्रह जो किए थे वो तो चंपारण के विरुद्ध किए थे, है ना। चंपारण आंदोलन जो हुआ था आपको, और चंपारण जो आंदोलन हुआ था उनमें गांधी जी को आमंत्रित किसने किया था, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो वो थे राजकुमार शुक्ल। ये नाम आप याद रखिएगा, यही जो राजकुमार शुक्ल थे इन्होंने ही गांधी जी को बुलाए थे। कहाँ, तो चंपारण में 1917 में तिनकठिया पद्धति जो वहाँ चल रहा था उसके खिलाफ। चलिए, तो ये पहला सत्याग्रह पूछा गया है दोस्तों, और ऑप्शन में चंपारण नहीं दिया है। ऑप्शन में चंपारण नहीं दिया है तो आप आंसर नंबर सी यहाँ पर दे सकते हैं। या फिर अगर आपको ऑप्शन में पूछेगा, ई नंबर ऑप्शन भी दिया रहेगा आपके एग्जाम में, तो ई नंबर में ऑप्शन में क्या रहेगा, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगर यहाँ पर ई दिया हुआ रहता तो ऑप्शन नंबर ई आपको यहाँ पर टिक करना चाहिए, क्योंकि जो पहला पूछा गया है तो पहला जो किए थे वो किए थे चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाता है यहाँ पर ई नंबर, लेकिन ई यहाँ पर ऑप्शन नहीं है तो उसी के लिए हम यहाँ पर मारेंगे सी नंबर, क्योंकि इन्होंने जो पहला किया था वो चंपारण में किया था, और दूसरा जो किया था वो अहमदाबाद के कॉटन मिल के जो औद्योगिक मजदूरों की कम मजदूरी जो मिल रहा था उसके विरुद्ध ये किए थे आपको आंदोलन, ठीक है। तो ये आप हो जाएगा आंसर नंबर सी नंबर। 1918 में ये आंदोलन हुआ था अहमदाबाद यानी कि गुजरात में, ठीक है। चलिए, आप लोग को समझ गए होंगे। और रॉलेट एक्ट कब हुआ था दोस्तों, तो 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट, ठीक है। चलिए, अब मैं चलता हूँ अगला प्रश्न। आपको प्रश्न नंबर है 17 नंबर। 17 नंबर है कि सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी। दोस्तों बताइए, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा कब किया था, ये आपको पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा है एग्जाम में। इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति के हैसियत से सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा किए थे, ठीक है। तो ये डेट आपको कई बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है कि एक वर्ष में स्वराज नाम नारा गांधी जी ने कब दिया था? एक वर्ष में स्वराज, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो एक वर्ष में स्वराज का जो नारा दिया गया था दोस्तों, ये गांधी जी जो दिए थे वो दिए थे आपको असहयोग आंदोलन में। जी हाँ, असहयोग आंदोलन जो होता है वो आपका 1920 में शुरू होता है और 1922 में जाकर के समाप्त हो जाता है। चौरी चौरा कांड जो हो गया था आपको गोरखपुर में, उसके वजह से, है ना। और इसी समय मतलब कि असहयोग आंदोलन जो हुआ था 1 अगस्त 1920 को औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था असहयोग आंदोलन। लेकिन 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। तो ये चीज़ आपको हुआ था आपको असहयोग आंदोलन के समय। आंसर नंबर बी। ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा डीप में जाकर के पूछा गया है। एक क्वेश्चन यहाँ देखिए स्वराज से संबंधित पूछा जाता है कि सबसे पहले स्वराज का प्रयोग कब किया गया था? तो 1906 ईस्वी में सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि पूर्ण स्वराज का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया था गांधी जी के द्वारा? तो पूर्ण स्वराज का जो सबसे पहले प्रयोग किया गया था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, वो हुआ था आपको 1929 ईस्वी में, है ना। 1929 ईस्वी में हुआ था। 31 दिसंबर 1929 को हुआ था आपको लाहौर अधिवेशन में सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था 1929 में, है ना। 1800 नहीं, 1929 में 31 दिसंबर 1929 लाहौर में रावी नदी के तट पर ये मांग किया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, दोनों पूछा जाता है ना, जो स्वराज का और पूर्ण स्वराज का मांग। तो सिर्फ स्वराज पूछे तो 1906, पूर्ण स्वराज पूछे तो 1929। प्रश्न है 19 नंबर के, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे पहले गांधी जी को महात्मा कह करके किसने संबोधित किया था, उसके बाद ही उनको महात्मा कहा जाने लगा, यानी महात्मा गांधी के नाम से वो प्रसिद्ध हो गए। तो वो सबसे पहले जो कहा गया था वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया था। और ये वही रविंद्रनाथ टैगोर हैं जिनको भारत में सबसे पहले साहित्य में नोबेल प्राइज मिला था आपको 1913 ईस्वी में। याद रखिएगा, साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने ही भारत का जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन, उनके लेखक कौन है? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ही हैं आपको। ठीक है, चलिए आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला सवाल चलते हैं आपका 20 नंबर। प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि INA इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी आपको 1942 ईस्वी में, है ना। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी। देखिए इंडियन नेशनल आर्मी का जो गठन हुआ था मार्च अप्रैल 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा प्रारंभ कर दिया गया था, किंतु इसके गठन की औपचारिक जो घोषणा हुई थी वो सितंबर 1942 में हुई थी। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर 1942। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको मैं आपको फिगर के माध्यम से बता देता हूँ कि भारत में जो शीतकाल में वर्षा होती है दोस्तों वो कहाँ पर होती है। शीत का मतलब क्या हो गया? ठंडे के दिन में, है ना। जो भारत में जो ठंडे के दिन में वर्षा हो रही है वो कहाँ पर होती है दोस्तों? तो वो होती है आपको कहाँ पर ही? तो ये वाला जो एरिया है, यानी कि जो उत्तर भारत का ये हो गया, पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया आपका, है ना। पंजाब हो गया आपका, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, थोड़ा बहुत बिहार में भी वर्षा हो जाता है ना। तो ये इसको कहते हैं आपको पश्चिमी विक्षोभ। इसको क्या कहते हैं? पश्चिमी विक्षोभ, यानी कि उत्तर पश्चिम। 21 का आंसर हो जाएगा आपका उत्तर और पश्चिम एरिया में, यानी कि इस वाला जो एरिया दिख रहा है यहाँ पर आपको वर्षा होता है शीतकाल में, यानी कि ठंडे के दिनों में। और ये जो वर्षा होता है ना, ये किस वजह से होता है? तो पश्चिमी विक्षोभ के वजह से होता है। ये नाम याद रखिएगा, पश्चिमी विक्षोभ। और पश्चिमी जो विक्षोभ है दोस्तों ये कहाँ से उठता है? तो ये उठता है आपको भूमध्य सागर से, और भूमध्य सागर से ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान सबको पार करते हुए ये आता है और यहाँ पर जो हिमालय पर्वत है इससे आकर के टकराता है और ये दो भाग में बट जाता है। एक तो भाग चल जाता है आपको ऊपर चाइना की तरफ और एक भाग आ जाता है आपको भारत में। और ये ठंडे के दिनों में वर्षा होती है। ठंडे के दिनों में भारत में एक जगह और वर्षा होती है, वो है आपको तमिलनाडु वाला क्षेत्र। ये जो तमिलनाडु का जो कोरोमंडल तट है, तमिलनाडु का जो तट है ना, इसको क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट।
याद रखिएगा, तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। और ये जो वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून की वजह से होती है ठंडे के दिनों में। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, यानी कि शीतकाल में जो वर्षा हो रही है ये दो जगह वर्षा होती है, एक तो उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र में और एक उत्तर पूर्व मानसून की वजह से होता है। तो ये तो गलत है, क्योंकि उत्तर पूर्व में वर्षा नहीं, वर्षा पूछ रहा था कि कहाँ होती है ना, तो होने वाला हो जाएगा आपका उत्तर पश्चिम वाला इलाका, यानी कि ये कोना वाला क्षेत्र, यानी कि थोड़ा यूपी है, पंजाब है, आपका राजस्थान है, आपका हिमाचल है, आपका उत्तराखंड है, थोड़ा बहुत बिहार का में भी अंश आ जाता है, यूपी में हो जाता है वर्षा। ठीक है, तो ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम। और क्यों होता है? तो पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला पूछे एक प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी है? बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सबसे लंबी है। तो ऑप्शन दिया गया है अमेजन, आमूर नदी, कांगो नदी और लीना नदी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 22 का दोस्तों? 22 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, अमेजन नदी। अमेजन नदी जो है ना, ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, ये आप याद रखिएगा। दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी। अमेजन की जो लंबाई है ना वो है 6400 किलोमीटर। कितनी लंबी है ये? 6400 किलोमीटर है अमेजन नदी, है ना। तो ये सबसे बड़ी नदी है, यानी कि बहाव की दृष्टि से ये बड़ी है। और ये कहाँ बहती है दोस्तों? तो ये दक्षिण अमेरिका में बहती है ना। दक्षिण अमेरिका का जो ब्राज़ील देश है ना, दक्षिण अमेरिका का जो ब्राज़ील देश है वहीं पर ये नदी बहती है आपको, अमेजन नदी। ठीक है, इसको पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। अमेजन जो नदी घाटी जो क्षेत्र है उसको पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही घने जंगल सदाबहार वन यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगर पूछा जाए कि दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो लंबी नदी जो है वो है नील नदी। और नील नदी की लंबाई कितनी है? तो याद रखिएगा 6650 किलोमीटर है आपका नील नदी की लंबाई। तो ये है दुनिया की सबसे लंबी नदी और सबसे बड़ी नदी है आपको 6400 किलोमीटर, अमेजन नदी। ठीक है, चलिए अगला है कि विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला। तो ये भी आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, कई बार पूछा भी गया है। तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है ये कहाँ पड़ी है? तो ये भी पड़ता है दोस्तों आपको कहाँ? तो दक्षिण अमेरिका में, और उसका नाम है आपको एंडीज। ये मैंने फिगर बनाया आपको दक्षिण अमेरिका का, और ये पूरा नॉर्थ से लेकर के साउथ तक ये आपका फैला हुआ है। और इसकी जो लंबाई है ना, लंबाई भी याद रखिएगा 7200 किलोमीटर, 7200 किलोमीटर इसकी लंबाई है आपको एंडीज पर्वत श्रृंखला की। ठीक है, चलिए और भारत की सबसे लंबी हो जाएगा आपका हिमालय वाला क्षेत्र, है ना। एंडीज जो है हो गया सबसे दुनिया का सबसे लंबा। रॉकीज पर्वत कहाँ है? तो ये आपको अमेरिका में है ना। रॉकीज पर्वत कहाँ की है? तो अमेरिका में है। आल्प्स पर्वत आपका यूरोप में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? अब देखिए क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है, तो भारत से बड़ा जो है वो तो आपको पता होना चाहिए। रूस भारत से बड़ा है, ब्राज़ील भी बड़ा है, कनाडा भी बड़ा है। फ्रांस जो है ना ये भारत से छोटा है। देखिए भारत से क्षेत्रफल की दृष्टि से 7 देश बड़े हैं, है ना। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से, भारत से क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां नंबर तो भारत का आता है, यानी 6 देश बड़ा हो जाएगा। 7वां तो आपका भारत का नंबर आ रहा है ना, तो 6 देश भारत से क्षेत्रफल में बड़ा है। और वो कौन कौन है? तो याद रखिएगा सबसे पहला नंबर है रूस का, है ना। रूस के बाद आता है आपका नंबर कनाडा का, कनाडा के बाद आता है अमेरिका, है ना। कनाडा के बाद आता है अमेरिका, और अमेरिका के बाद आता है चाइना, है ना। अमेरिका के बाद आता है चीन, उसके बाद नंबर आता है आपका ब्राज़ील, है ना। उसके बाद ब्राज़ील और उसके बाद आता है आपको ऑस्ट्रेलिया। तो ये आप 6 वो नाम याद रखिएगा। उसके बाद नंबर आता है आपको अपना देश भारत का 7वें नंबर पर। क्षेत्रफल में अगर जनसंख्या में पूछ ले तो भारत जनसंख्या में दूसरे नंबर पर आता है आपका। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका। अब चलते हैं हम नेक्स्ट की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? जी हाँ, तो सबसे कम लिंगानुपात कह रहा है, यानी कि जहाँ महिलाओं की संख्या सबसे कम है तो वो है आपका हरियाणा, है ना। हरियाणा में लिंगानुपात सबसे कम है 2011 के अनुसार। और यहाँ लिंगानुपात कितना है? तो मात्र 879 है, यानी कि 879 महिलाएं 1000 पुरुष पे। ठीक है, तो ये सबसे कम है यहाँ पर दोस्तों। सिक्किम का कितना है? तो सिक्किम का है आपका, पूछेगा तो नहीं, मैं बता देता हूँ, 890 है ना। पंजाब का कितना है? तो 895 है। और आपका जम्मू कश्मीर का कितना है? तो 899 है। तो ये रहा आपका सभी का लिंगानुपात। भारत का लिंगानुपात कितना है? तो 943 है। और बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो 918 है। तो ये सब चीज़ आपको सभी याद होना चाहिए, आपको सब एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका प्रश्न है आपका 26 नंबर। प्रश्न है कि किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किस एक में घड़ी समय
अन्य 3 नगरों के घड़ी के समयों के समान नहीं होता है। जी हाँ, किसी एक क्षण में, मतलब कि एक समय, एक क्षण का मतलब क्या हुआ, एक समय में निम्नलिखित नगरों में से किस एक में घड़ी का अन्य 3 नगरों से एक समान नहीं होगा। देखिए, एक समान समय कब होगा, है ना, एक समान समय कब होगा, जब तीनों जो देश होगा ना एक ही देशांतर पर होगा, है ना। मान लिया जाए कि तीनों कितना है, 0 डिग्री पर है। अगर 3 देश 0 डिग्री पर है, या 10 देश या 5 देश या कई कितनों देश अगर 0 डिग्री पे होगा, या 1 डिग्री पे होगा, 2 डिग्री पे होगा, तो वहाँ का जो मानक समय होगा वो क्या होगा, सेम होगा। लेकिन जैसे ही आपका 0 से 1 2 3 4 आपको होते चल जाएगा तो बढ़ते चल जाएगा पूरब में, है ना, पूरब में जाएगा तो बढ़ते चल जाएगा, और पश्चिम में जाएगा तो घटते चल जाएगा आपका समय। तो वो जो 3 देश है वो कौन कौन है दोस्तों, तो याद रखिएगा 26 का आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी नंबर, यानी कि अदीस अबाबा यानी कि इथोपिया जो है ना, ये तीनों से अलग है। यानी कि लंदन हो गया, लिस्बन हो गया और अक्रा हो गया, यानी कि घाना, ये तीनों का जो समय है ना, तीनों का समय एक है। तीनों का समय क्या है, तीनों का समय एक है, याद रखिएगा। क्योंकि तीनों जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो तीनों GMT मानक का उपयोग करता है, यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम का उपयोग करता है, और तीनों का जो समय है वो एक है। लेकिन जो अदीस अबाबा इथोपिया है इसका समय अलग है। ठीक है, चलिए अगला है कि नंदा देवी स्थित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नंदा देवी कहाँ स्थित, देखिए नंदा देवी क्या है, तो नंदा देवी एक चोटी है ना, हिमालय पर्वत की एक चोटी है नंदा देवी, और ये कहाँ स्थित है, तो ये है आपका उत्तराखंड में। याद रखिएगा उत्तराखंड में है ये शिखर, और ये वृहद हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है। आपको देखिए हिमालय पर्वत की 3 श्रृंखला है, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और आपको शिवालिक हिमालय, तो ये आता है आपको नंदा देवी बृहद हिमालय के अंतर्गत। ठीक है, और उत्तराखंड राज्य में है आपका। नेपाल में तो आपका माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, सिक्किम में आपको हो जाएगा कंचनजंगा, है ना। तो ये सब चीज़ आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 28 नंबर, कह रहा है कि भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध नहीं होता है। जी हाँ, यानी कि चांदी उत्पादन नहीं होता है ना। भारत का वो कौन सा राज्य है जहाँ चांदी नहीं होता है। देखिए चांदी सबसे अधिक अगर पूछ लिया जाए तो वो होता है आपको राजस्थान में। अगर पूछे कि चांदी का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, तो राजस्थान में होता है। ठीक है, और जहाँ नहीं होता है तो वो है आपका गुजरात। गुजरात में चांदी का उत्पादन नहीं होता। देखिए राजस्थान के बगल में गुजरात है ना, राजस्थान के बगल में गुजरात है, ये राजस्थान है, इसके नीचे गुजरात है, लेकिन गुजरात में चांदी नहीं हो रहा है, जबकि राजस्थान में सबसे अधिक चांदी हो रहा है ना। और उड़ीसा में भी चांदी थोड़ा बहुत निकलता है, आंध्र प्रदेश में भी निकलता है, झारखंड में भी निकलता है, लेकिन गुजरात में एकदम नहीं निकलता है। आंसर हो जाएगा सी नंबर आपका। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपका 29 नंबर की सूर्योदय का देश नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है। देखिए सूर्योदय का देश, अब इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे पूर्व में स्थित है, इस वजह से जापान को कहते हैं सूर्योदय का देश, है ना। जापान को कहते हैं क्या, सूर्योदय का देश। और जापान में इसको किस नाम से पुकारा जाता है दोस्तों, तो जापानी लोग जो कहा जाता है ना, इसको कहते हैं निप्पन। जापानी लोग क्या कहते हैं, तो निप्पन कहते हैं, यानी कि सूर्योदय का देश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के पश्चात निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है, यानी कि सबसे अधिक जो जनसंख्या अभी भारत में है तो वो है आपका यूपी का। दूसरा नंबर आता है आपको महाराष्ट्र का, है ना, दूसरा नंबर किसका आता है, महाराष्ट्र का। और तीसरा नंबर जो आता है वो आता है बिहार का, और चौथा नंबर आता है आपको वेस्ट बंगाल का। तो यहाँ पर दूसरा पूछा गया है तो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, तीसरा पूछा जाता तो हो जाता बिहार। याद रखिएगा बिहार वाला भी आपको पूछा जाता है। बिहार का जनसंख्या कितनी है, तो 10 40 99 452। ये मैंने मोबाइल नंबर आपको याद करवाया था, 10 40 99 452। ये बिहार का आपको क्या है, तो जनसंख्या है। बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार वाला मैंने पूरा निचोड़ निकाल दिया था, आप लोग को याद हो गया होगा अब। ठीक है, उसको जरूर देखिएगा, वहाँ से क्वेश्चन बहुत सारा पूछेगा आपको, है ना। आपको राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सारा चीज़ आपको वहाँ पर बताया गया था। उच्च न्यायालय के बारे में, आपको पंचायती राज के बारे में, है ना, सारा चीज़ वहाँ पर आपको बता दिया गया था, पूरे अच्छे तरीके से बताया गया था आपको। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न। आपका प्रश्न है कि भारत के किस क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों की संख्या अधिकतम है, यानी कि वहाँ के लोग जो है ना सबसे अधिक काम करते हैं, है ना। भारत में किस क्षेत्र में पूछ रहा है दोस्तों। देखिए तो 3 क्षेत्र हैं आपका, कौन कौन, तो एक प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। यानी कि प्राथमिक क्षेत्र का मतलब जो होता है आपको कृषि वगैरह, है ना। द्वितीयक क्षेत्र में आ जाएगा आपका विनिर्माण, और तृतीयक क्षेत्र में आ जाएगा आपका सेवा सेक्टर। तो सबसे अधिक जो कार्य करने वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा है, तो 31 का हो जाएगा आपका प्राथमिक क्षेत्र, यानी कि कृषि में सबसे अधिक लोग लगे हुए हैं, यानी कि 52% लोग, इससे ज़्यादा लोग आपको लगे हुए हैं आपको कृषि में अभी, है ना। तो आंसर हो जाएगा आपको
प्राथमिक क्षेत्र। लेकिन अगर पूछा जाए कि जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किसका है ना, तो जीडीपी में जो सबसे अधिक योगदान है वो तृतीयक क्षेत्र का है, यानी कि सेवा क्षेत्र का है। ठीक है, तो जीडीपी अगर पूछ लिया जाए कि सबसे अधिक योगदान किसका है, तो तृतीयक क्षेत्र का। लेकिन सबसे अधिक लोग किस में काम कर रहे हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र में। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि छिपी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है। देखिए, छिपी हुई बेरोजगारी किसको कहते हैं, है ना, छिपी हुई बेरोजगारी किसको कहा जाता है। 32 का आंसर क्या होगा। देखिए, छिपी हुई बेरोजगारी का मतलब होता है कि किसी कार्य में जिसको कम व्यक्ति कर सकते हैं, अधिक व्यक्तियों का लगे रहना। मतलब कि अब कुछ आपके पास ज़मीन है, उसमें आप 10 मान लीजिए 5 फैमिली हैं, 5 फैमिली मिलकर के जितना खेती कर रहे हैं, कुछ जो ज़मीन है उसमें उतना उत्पादन हो रहा है, और 10 लोग मिलकर के भी अगर इस खेती में काम करेंगे तो उतना ही उत्पादन होगा। तो यहाँ पर 5 आदमी क्या हो गया, बेरोजगार हो गया। तो इसी को कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी, है ना। यहाँ पर 5 व्यक्ति भी कार्य करेगा तो उतना ही उत्पादन होगा, जबकि 10 व्यक्ति कार्य करेगा तो फिर भी उतना ही उत्पादन होगा। तो इसका मतलब है कि 5 व्यक्ति जो क्या है वो क्या है, तो बेरोजगार है, यानी कि वो बिना मतलब के लगे हुए हैं खेत में। तो इसको कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी, या फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी भी इसी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका 33 नंबर की मंदी क्या होता है। देखिए, कुछ प्रश्न यहाँ पर इकोनॉमिक्स का भी दिया है जो आपको कृषि से संबंधित है, जो कृषि से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, है ना। मंदी क्या होता है, तो मंदी का मतलब होता है दोस्तों, यानी कि वस्तुओं की पर्याप्त मांग न होने के कारण उत्पादन तथा रोजगार में कटौती, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, मंदी उस स्थिति को प्रकट करती है जब वस्तु की मांग न होने से उत्पादन एवं रोजगार में क्या हो जाता है, कमी आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि FAO किसका संक्षिप्त रूप है। जी हाँ, बताइए FAO का फुल फॉर्म क्या होगा। तो इसका जो फुल फॉर्म होगा वो होगा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। आंसर नंबर हो जाएगा डी नंबर आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, काली मुद्रा क्या है। देखिए, काली मुद्रा किसको कहते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए, काली मुद्रा किसको कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा काली मुद्रा से तात्पर्य ऐसी मुद्रा से है जिस पर आयकर नहीं दिया गया होता है। यानी कि काली मुद्रा वैसे करेंगे जिस पर टैक्स आप नहीं दिए, है ना, आप टैक्स नहीं दिए हैं, टैक्स को चोरी कर लिए हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा, काली मुद्रा, यानी कि ब्लैक मनी, उसी को तो कहते हैं ना। हिंदी में लिख दिया काली मुद्रा, है ना, इंग्लिश में क्या करेंगे, ब्लैक मनी। तो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि यह अवैध आय है जिस पर आयकर नहीं दिया गया, यानी कि टैक्स आप नहीं दिए हैं, गलत तरीके से आप पैसा कमाए हैं और रखे हुए हैं। अगला प्रश्न है आपका 36 नंबर। प्रश्न है कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी। देखिए, पंचवर्षीय योजना पहले चलता था भारत में, लेकिन ये 2012 के बाद, है ना, 2012 के बाद इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया आपको। और 2012 के बाद क्या आ गया, तो नीति आयोग आ गया आपका, है ना। इसको 7 से लेकर के 12 तक चला था और इसके बाद फिर इसको समाप्त कर दिया गया, नीति आयोग आ गया। और नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी वो शुरुआत जो हुआ है 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग स्टार्ट हो गया था। और पंचवर्षीय जो योजना था इसकी संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी दोस्तों, तो इसका जो संकल्पना प्रस्तुत किया गया था वो आंसर क्या हो जाएगा आपका, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। यानी कि भारत में पंचवर्षीय योजना की संकल्पना जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत की थी। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। देखिए, पंचवर्षीय योजना कहाँ से लिया गया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता था पहले, तो सोवियत रूस से आपको लिया गया था, क्योंकि सोवियत रूस में पंचवर्षीय योजना पर ही आधारित वहाँ पर योजना होता है आपका। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू। अगला है आपका 37 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI की आर्थिक नीति का उद्देश्य नहीं है। जी हाँ, RBI का आर्थिक नीति का उद्देश्य नहीं है। RBI के अभी गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास हैं, याद रखिएगा, और वो 25वें नंबर के गवर्नर है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। RBI की स्थापना कब हुई थी, तो 1934 के एक्ट के तहत 1935 में RBI की स्थापना होती है। और भारत का क्या है, तो ये सेंट्रल बैंक है ना। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है, याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि आर्थिक नीति का उद्देश्य कौन सा नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आपका कि सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य ये नहीं है। इसका उद्देश्य आखिर है क्या, तो विकास को बढ़ावा देना, अनुकूल दिशा में प्रत्यक्ष ऋण देना या अस्फीति दबाव को नियंत्रित करना, ये सभी इसका काम होता है, जबकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना इसका काम नहीं है। ठीक है, RBI को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। अगला सवाल है कि इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है इंद्रधनुषी क्रांति के बारे में,
तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध, देखिए इंद्रधनुषी क्रांति का मतलब हुआ ना कि इसमें सभी क्रांतियों को सम्मिलित किया गया था, जैसे कि हरित क्रांति भी इसी में आ गया था, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, तो यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा आपका। और ये जो हुआ था दोस्तों 28 जुलाई 2000 को केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की थी आपको, और इस नीति के तहत इंद्रधनुषी क्रांति की परिकल्पना प्रस्तुत किया गया था, और इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि के क्षेत्र में संबंधित सभी क्रांतियों को इसमें शामिल किया गया था, जैसे हरित क्रांति है, श्वेत क्रांति है, पीली क्रांति है, नीली क्रांति है, लाल क्रांति, सुनहरी क्रांति, भूरी क्रांति, रजत क्रांति, ना बहुत सारी क्रांतियां जो थी सभी इसमें शामिल था आपका। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 39 नंबर, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है, बताइए। आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है तो क्या नहीं है, 39 का हो जाएगा जनसंख्या वृद्धि करना। जनसंख्या वृद्धि करना कहीं आर्थिक नियोजन का उद्देश्य हो सकता है, बताइए। ऐसी तो भारत में इतना खदखद जनसंख्या कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, जनसंख्या वृद्धि का जो है आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है। औद्योगिक वृद्धि ये हमारा उद्देश्य है, आर्थिक वृद्धि ये भी उद्देश्य है, रोजगार का सृजन करना ये भी हमारा उद्देश्य है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगला है कि भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ हुआ था, बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ था भारत में, तो आंसर हो जाएगा आपको 1985 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। 1 अप्रैल 1985 को हुआ था, फसल बीमा हेतु प्रथम प्रयास किया गया था आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्न करों में से कौन सा एक कर संघ द्वारा लगाया और वसूला जाता है किंतु संघ तथा राज्यों में बांटा जाता। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि वो कौन सा टैक्स है जिसको कौन लगाता है, केंद्र सरकार लगाता है, लेकिन और लगाया भी और वसूला भी जाता है, लेकिन उसको बांटता है दोनों मिल करके, है ना, पैसा दोनों मिल के बांटेगा, संघ और राज्य, यानी कि केंद्र और राज्य दोनों मिल के बांटेगा। तो 41 का हो जाएगा, वो हो जाएगा कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर, है ना, यानी कि आय पर कर ये लगाता है संघ द्वारा और वसूला जाता है दोनों के द्वारा, है ना, इस पर बांटा जाता है दोनों के द्वारा। आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्य, देखिए बहुत बार बता चुके हैं मौलिक कर्तव्य के बारे में आपको कि मौलिक कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित किया गया, इसका प्रयोजन है। देखिए मौलिक कर्तव्य, जब हमारा संविधान बना था 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था, और जब हमारा संविधान बना था और लागू हो गया था उस समय मौलिक कर्तव्य नहीं था हमारे संविधान में, और इसको बाद में जोड़ा गया कब, तो 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन हुआ था, है ना, सरदार स्वर्ण सिंह की अनुशंसा पर इसको जोड़ा गया था। और उस समय जब जोड़ा गया था तो इसमें 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन वर्तमान में इसमें 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा यानी कि विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना इसका काम था, है ना, इसका प्रयोजन क्या था, आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए इसको जो जोड़ा गया था भाग 4 के ए में जोड़ा गया था ना, भाग अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में तो भाग 4 के ए में इसको जोड़ा गया, और अनुच्छेद पूछ लिया जाए तो 51 के ए में जोड़ा गया इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, और इसकी संख्या कितनी है, 11 तो मैंने बता दिया आपको। अगला प्रश्न है 43 नंबर, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है। जी हाँ, वो कौन है जो राज्य सरकार और स्थानीय शासन, मतलब कि जो पंचायती वगैरह है ना, उसके बीच जो राजस्व बंटवारे का उत्तरदायी होता है, तो वो कौन है दोस्तों, 43 का हो जाएगा, राज्य वित्त आयोग का काम है ना, राज्य वित्त आयोग का काम है कि राज्य सरकार और स्थानीय शासन के बीच राजस्व का बंटवारा कैसे किया जा सके। तो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका, ठीक है। और ये जो किया जाता है अनुच्छेद नंबर 243 के झ के 1 के तहत। अगला प्रश्न है आपका 44 नंबर, प्रश्न है कि पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था। देखिए पंचायती राज हमारे देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज है ना, और इसका जो गठन किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो वो थे बलवंत राय मेहता समिति, है ना, ये बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर ही ये किया गया था आपको त्रिस्तरीय पंचायती राज का गठन, है ना।
चलिए, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको काफ़ी डिटेल से बताया था जब बिहार पढ़ा रहा था, आप नहीं पढ़े हैं तो देख लीजिएगा, ठीक है। और हमारे ग्रुप में अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा इसका, है ना, जितने भी क्लास हुए हैं सबका आपको PDF मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा आपको, है ना, इस जो पीछे वाला क्लास हो गया उसका वीडियो मिल जाएगा, डेली 9 बजे से आपको लाइव क्लास मिलेगी, है ना, टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा आपको, है ना, वहाँ पर भी टेस्ट होते रहता है, तो सभी चीज़ आपको मिल जाएगा। आपको हमें कांटेक्ट करना है 7857824310, इस नंबर पे आप मैसेज कीजिए, वहाँ पर आपको सारा चीज़ प्रोवाइड कराया जाएगा। चलते हैं हम, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि यदि पंचायत भंग होती है, जी हाँ, पंचायत जो है वो क्या हो गया, भंग हो गया, तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होगा। तो ये जो काम है ना वो 6 माह के अंदर करवा दिया जाता है। अगर भंग हो गया पंचायत तो 6 महीना के भीतर फिर से वहाँ पर ये आपको निर्वाचन शुरू होगा। तो आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किस में निहित होती है। तो भारतीय संविधान में जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं दोस्तों वो किस में निहित होती है, तो 46 का हो जाएगा, संसद में निहित होता है। आपको संसद अनुच्छेद कितने में है आपको सभी लोग बताइए तो कमेंट करके फटाक से, है ना। मैंने बहुत बार, लगभग आपको 50 बार बता चुके हैं कि संसद अनुच्छेद कितने में है, राष्ट्रपति कितने में है, आपको लोकसभा कितने में है, राज्यसभा कितने में है, मुख्यमंत्री कितने में है, राज्यपाल कितने में है। आपको ये सब चीज़ मेन याद होना चाहिए। और ये मैं वीडियो अभी तक नहीं बनाया हूँ, मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा, है ना, महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर, आप टेंशन नहीं लीजिए। आप लोग कमेंट करके भी बताइए कि जो संसद है ये अनुच्छेद कितने में है। अगला प्रश्न है आपका 47 नंबर। वीडियो अच्छा लग रहा हो ना तो एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित राज्यों में से किस में पंचायती राज संस्था नहीं है दोस्तों, बताइए वो कौन सा राज्य है जहां पंचायती राज लागू नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और वो राज्य है आपका मिजोरम, है ना। वो राज्य कौन सा है, तो मिजोरम है, दिल्ली है, नागालैंड है, मेघालय है, जहां पर पंचायती राज संस्था नहीं है, यानी कि ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा नागालैंड। आप नोट कर लीजिएगा कि मिजोरम में भी पंचायती राज नहीं है ना, मिजोरम हो जाएगा। अगर केंद्र शासित पूछ लिया जाए तो दिल्ली हो जाएगा, है ना, दिल्ली में भी आपको पंचायती राज संस्था लागू नहीं है, आपको मेघालय में भी लागू नहीं है। तो ये सब चीज़ आप नोट जरूर कर लीजिएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार सी नंबर, क्योंकि यहाँ पर नागालैंड में भी पंचायती राज लागू नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किन्हीं लोगों को। अगला सवाल है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर युक्त प्रतिनिधियों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है। मौलिक अधिकार पर, मौलिक अधिकार की अगर बात किया जाए तो ये लिया कहाँ से गया है दोस्तों, तो मौलिक अधिकार लिया गया है आपको USA से, है ना, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। ये अनुच्छेद है आपको 12 से लेकर के 35 तक। कितने मौलिक अधिकार हैं, तो 6 मौलिक अधिकार है वर्तमान में। पहले संपत्ति का अधिकार भी हमारा क्या था, तो मौलिक का अधिकार था, लेकिन इसको हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में, और इसको रखा गया आपको अनुच्छेद 300 के क में इसको जा करके रख दिया गया है, ठीक है। भाग कितने में है मौलिक अधिकार, तो भाग 3 में है मौलिक अधिकार, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप जरूर से जरूर याद रखिएगा, मौलिक अधिकार के बारे में आपको पूछ सकता है। क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर युक्त प्रतिनिधियों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है, तो ये जो शक्ति है वो है संसद के पास, है ना। किसके पास है, तो संसद के पास है। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है बताइए। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, यानी कि नदी बोर्ड्स एक्ट 1970, ये आपका गलत है। देखिए, नदी बोर्ड्स एक्ट जो लागू हुआ था, ये हुआ था 1970 में नहीं, बल्कि हुआ था 1956 में हुआ था ना। तो ये आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, है ना। बाकी ये तीनों ऑप्शन आपका सही था। राष्ट्रीय जल नीति 1987, अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद अधिनियम 1956, अंतर्राष्ट्रीय पानी के झगड़ों में केंद्रीय संसद के अधिनिर्णय की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 265, ये सब सही था। लेकिन सी नंबर जो ऑप्शन था ये आपका गलत था, इसको आप 56 कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका 50 नंबर। प्रश्न है कि एक श्रेष्ठ नागरिक वह है, जी हाँ, एक श्रेष्ठ नागरिक आप किसको कहेंगे, है ना। एक श्रेष्ठ नागरिक आप किसको कह सकते हैं, तो 50 का हो जाएगा आपका ए, यानी कि सामाजिक एवं राजनैतिक रूप से जागरूक हो। जी हाँ, अगर वो व्यक्ति सामाजिक रूप से और राजनैतिक रूप से अगर जागरूक है तभी हम उसको कह सकते हैं श्रेष्ठ नागरिक, ठीक है। चलिए, तो काफ़ी अच्छा हो गया। अगला प्रश्न हम चलते हैं 51 नंबर।
और आप लोग भी एक श्रेष्ठ नागरिक हैं, है ना, क्योंकि आप एक सामाजिक और राजनैतिक नागरिक हैं, है ना। आप एक टीचर हैं, आप एक शिक्षक हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सी यांत्रिक तरंगे हैं, बताइए निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंगे हैं। देखिए ध्वनि तरंगे है ना, वो यांत्रिक तरंगे होती है। जो ध्वनि तरंगे हैं वो यांत्रिक तरंगे होती है। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी। जबकि जो रेडियो तरंगे होती है ना, जो रेडियो तरंगे होती है वो एक्स तरंगे तथा प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है ना। प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे और रेडियो तरंगे एक्स तरंगे होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ध्वनि तरंगे। अगला है कि मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वो भाग कौन सा है। जी हाँ, आपका जो आँख है ना, आपके आँख पे प्रतिबिंब बनता है और कैसा बनता है, तो आपको छोटा बनता है और उल्टा बनता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। 52 का आंसर हो जाएगा दृष्टि पटल, है ना। दृष्टि पटल पर वो प्रतिबिंब बनता है और वो कैसा बनता है दोस्तों, तो वस्तु से छोटा बनता है। मान लीजिए बुक आपका बड़ा है लेकिन आपकी आँख पर जो प्रतिबिंब बन रहा है बुक से काफ़ी छोटा बनेगा, क्योंकि आँख छोटा है ना, दृष्टि पटल काफ़ी छोटा है। और वो कैसा बनेगा, तो उल्टा बनेगा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, दृष्टि पटल यानी कि इसी को कहते हैं रेटिना, है ना। इसी को क्या कहते हैं, रेटिना, यानी कि जो ब्लैक वाला होता है ना, ब्लैक ब्लैक आपके आँख में, उसी को। ठीक है, नेक्स्ट है कि जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है। ये भी क्वेश्चन मैंने कई बार बता चुका हूँ और काफ़ी अच्छा है कि जंग लगने पर लोहे का भार हो जाता है, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, जंग क्यों लगता है, आप बाहर में हवा में छोड़ दीजिएगा तो नमी की वजह से उसमें जंग लग जाता है, ऑक्सीजन से वो अभिक्रिया कर लेता है और इसके वजह से वो जंग लग जाता है, वो फूल जाता है और इसका वजन जो होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट है कि धोने के सोडा, है ना। सोडा दो प्रकार का होता है, एक तो धोने वाला, एक खाने वाला, है ना। तो जो धोने वाला जो सोडा होता है ना, इसको सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। धोने वाला सोडा को क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है ना। सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट। अगर यहाँ पर पूछ लिया जाए कि खाने वाला सोडा, तो सोडियम कार्बोनेट के जगह पर लगा दीजिएगा यहाँ पर बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको खाने वाला सोडा। और सिर्फ कार्बोनेट है तो ये धोने वाला सोडा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका 54 का। यहाँ पर रासायनिक सूत्र पूछ रहा था इसका, तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है आपका Na2CO3, यानी कि आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका Na2CO3, धोने वाला सोडा यानी कि सोडियम कार्बोनेट। अगला है कि राइबोजाइम्स होते हैं दोस्तों, राइबोजाइम्स क्या होते हैं, तो ये होते हैं आपको RNA। ये क्या होते हैं, RNA होते हैं आपको राइबोजाइम्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं आपका निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की बात कर रहा है और किसके द्वारा ये संपादित होती है ये पूछ रहा है। तो 56 का आंसर क्या होगा, आप लोग खट खट से अपना जवाब देते चलिए। 56 का आंसर क्या होगा, 56 का आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण, है ना। प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए। अगला सवाल है आपका कि लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है। जी हाँ, लोहे की जो सुई है वो पानी की सतह पर कह रहा है कि किस कारण तैरती है। देखिए पानी की सतह पर तो, पानी पर तो ये डूब जाता है ना, लेकिन जबकि जो लोहा का जो अथी होता है यानी कि जो नाव होता है वो तैरते रहता है। ये क्वेश्चन मेन होना चाहिए यहाँ पर, है ना। थोड़ा सा यहाँ पर लगता है कुछ मिसप्रिंट हो गया है। 57 का आंसर हो जाएगा आपका पृष्ठ तनाव के वजह से, है ना। पृष्ठ तनाव के वजह से लोहे का जो सुई है वो पानी में डूब जाता है, जबकि जो नाव होता है वो लोहे मतलब कि पानी पर तैरते रहता है। आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव के वजह से, इसको सुधार लीजिएगा थोड़ा सा। अगला है आपका 58 नंबर, कह रहा है कि पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, पायरोमीटर का प्रयोग किसके मापने में प्रयोग करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन मैं पीछे आप लोग को बता चुका हूँ कि पायरोमीटर का जो प्रयोग होता है ये अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है, यानी कि अत्यधिक उच्च ताप, यानी कि आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, अत्यधिक उच्च ताप को मापने में इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है आपका कि 59 नंबर, कह रहा है कि जिस तत्व के परमाणु के 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। परमाणु कितना है, किस तत्व की परमाणु कह रहा है कि इसमें 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। 59 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर 4, हाँ ना। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी कि यहाँ पर द्रव्यमान संख्या हो जाएगा 2 + 2 यानी कि 4।
नेक्स्ट है आपका 60 की मानव शरीर पर तापक्रम। देखिए मानव जो शरीर है ना, इसका तापक्रम कितना होता है, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है ना, इतना डिग्री फ़ारेनहाइट होता है मनुष्य के टेम्परेचर। ठीक है, इतना तापमान होता है और ये हमेशा एक समान रहता है। 60 का हो जाएगा आपका, न ही जाड़ों में घटता है और न ही गर्मियों में बढ़ता है, एक समान इतना ही टेम्परेचर बना रहता है। अब चलते हैं कुछ यहाँ पर मैथ प्रश्नों को हम यहाँ पर हल कर लेते हैं, है ना। मैथ के प्रश्न हैं और प्रश्न कह रहा है कि 7 संख्याओं का औसत 21 है। 7 संख्या है, इसका औसत कितना हुआ है 21, यानी कि 7 गुने 21 बराबर कितना हो जाएगा, 21 सत्ते कितना होता है 47 से, यानी कि 147 हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि उनमें से प्रथम 4 संख्या का औसत 18, यानी कि ये तो हो गया टोटल। अब कह रहा है कि प्रथम 4 का कितना है, तो 18 है, यानी कि 18 चौक 72, और कह रहा है कि अंतिम 4 संख्या का औसत 22 है, यानी कि अंतिम ये हो गया आपका प्रथम, है ना, ये हो गया प्रथम और ये हो गया आपका अंतिम। ठीक है, ये हो गया अंतिम। तो अब अंतिम का कितना है 22 है, यानी कि 22 चौक कितना हो गया 88 हो गया। अब ये दोनों को जोड़ दीजिए, 8 2 10 और 8 7 15 1 16, यानी कि कितना हो गया 160 हो गया। अब कह रहा है कि चौथी संख्या कैसे निकलेगा, तो 160 में आप इसको घटा दीजिएगा, है ना। जो 7 संख्या है ये तो 8 संख्या का है ना, ये 7 संख्या का है, तो ये 7 संख्या इसमें घटा देंगे तो 147 अगर इसमें घटाते हैं तो कितना आएगा बताइए। तो 10 में से 7 गया 3, यहाँ बचा 5 में से 4 गया 1, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका 13। यानी कि ये चौथा संख्या कितना था, तो वो था आपका 13 हो जाएगा। कितना आसान से निकल गया है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं, आपका 62 नंबर। 62 प्रश्न कह रहा है कि एक आदमी अपनी आय का 25% वस्त्र पर खर्च करता है, यानी कि कोई भी चीज़ कितना होता है, तो कोई भी चीज़ होता है आपका 100%, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, है ना। तो 25% किस पे खर्च कर रहा है, वस्त्र पर कर रहा है, तो 25% ये खर्च कर दिया किस पे, वस्त्र पर, मैं लिख दिया यहाँ पर। ठीक है भैया, अब इसके पास बचा कितना, तो बचा इसके पास 75%, है कि नहीं, 75% बचा। अब कह रहा है कि शेष कितना बचा 75, पर शेष धनराशि का 20% वह भोजन पे खर्च कर रहा है, यानी कि 75 का 20% कहाँ खर्च कर रहा है, भोजन पर कर रहा है, यानी कि 0 से 0 2 पचे 10, यानी 5 से हो गया 15 बार में, यानी कि 15% किस पे खर्च कर रहा है, तो ये भोजन पर कर रहा है। समझ गए, है कि नहीं, ये भोजन पर कर रहा था। अब यानी कि 25% शुरू में किया और 15% भोजन पर किया। अब कह रहा है कि वह जो है 3600 रुपया बचा लेता है। तो यहाँ खर्चा कितना किया, 5 और 5 इसको जोड़ दीजिएगा, 5 और 5 10, 2 1 3 1 4, यानी कि 40% वो खर्च कर चुका है। अब बचा कितना, तो 60% उसके पास बचा हुआ है, यानी कि 60% बराबर कितना हो जाएगा 3600। 60% बराबर 3600 बचा रहा है। तो कह रहा है कि वस्त्र पर कितना खर्च किया, तो वस्त्र पर कितना किया था, तो 25% किया था, यानी कि कलम मैं चेंज कर लिया, 3600 टोटल है, 60% यहाँ बचा लिया। पूछ रहा है आपको वस्त्र वाला, यहाँ से 25 से गुना कर दिए। अब 60 से ये कट जाएगा आपका, 0 से 0 कट जाता है, और 6 छक 36, यानी कि 0, 25 छक कितना हो गया 150, 150 पर 1 शून्य, यानी कि 1500 वो आपको क्या कर रहा है, तो खर्च कर रहा है किस पे, तो वस्त्र पे, है ना। यानी कि 25% बराबर कितना आ गया, तो 1500 आपका आंसर आ गया। समझ गए कि नहीं समझे, है ना। आय, अपनी टोटल आय का 25% वस्त्र पर खर्च कर रहा था और 15% भोजन पर खर्च कर दिया, तो बचा उसके पास कितना, है ना, 40% तो खर्च कर दिया, तो 60% बचा, यानी कि 60% बराबर 3600 दिया हुआ है, इतना बचा लेता है। तो पूछ रहा था वस्त्र पर कितना करेगा, यानी कि 60% बराबर 3600, तो 25% बराबर कितना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपको 63 नंबर। 63 कह रहा है कि 0.3, और ऊपर में देख रहे हैं, ऊपर में सब आपको बार लगा हुआ है ना, ऊपर में क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखिएगा, यानी कि 0.3/9 आप लिख सकते हैं, प्लस 0.6/9 लिख सकते हैं, प्लस 0.7/9 लिख सकते हैं, प्लस 0.8 आपको 9 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या कीजिएगा कि 9, तो आप ऑप्शन हमें यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले लीजिएगा, 9 एलसीएम ले लीजिएगा, है ना। तो सबका पॉइंट यहाँ पर क्या हो गया, पॉइंट यहाँ पर हट गया। ठीक है, सब पे बार लगा हुआ था तो पॉइंट यहाँ पर हट जाएगा और ऊपर लिखा जाएगा 3 + 6 + 7 + 8, यानी कि 6 3 9 8 17 और 7 कितना होता है 24, यानी कि 24 बटा हो गया आपका 9।
कितना आ गया 24/9। अब इसको काट दीजिएगा तो आ जाएगा 8/3। अब इसको पूर्णांक में तोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 2.2/3, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका 2.2/3, यानी कि आंसर नंबर बी हो जाएगा आपको। ठीक है, कितना सिंपल है। जैसे ही आपको ऊपर बार लगा हुआ है दोस्तों, तो पॉइंट हटाने के लिए नीचे आप नो दीजिए, ये पॉइंट हट जाता है। ठीक है, इस प्रकार से इसको जोड़ घटाव करके आप निकाल दीजिए। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न हम देखते हैं आपका 64 नंबर। 64 क्या कह रहा था कि a² बटा b² के पावर 3x+4 है और b³ बटा a³ का पावर x-5 है। तो x का मान यहाँ पर पूछ रहा है क्या होगा, कैसे निकालेंगे इसको। देखिए इसको क्या कर सकते हैं, है ना, थोड़ा सा ये आप इसको अच्छे से समझिएगा, है ना, थोड़ा सा इसको अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a/b, है ना, मैं करते चलूँगा वैसे वैसे करते चलिएगा क्योंकि मैं फिर इसको मिटाऊंगा, है ना। a/b के होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं और इसको हम बड़ी कोष्ठ से बंद करके और इसको हम लिख सकते हैं 3x+4 लिख सकते हैं, बराबर हम लिख सकते हैं b/a और इसके पावर दे देंगे 3 और इसको भी हम बड़े कोष्ठ से बंद करके x-5, इतना हम लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है कि नहीं। अब हम इसी को क्या लिखेंगे a/b, इसी को हम लिख सकते हैं a/b के पावर 2 से इसमें क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो गुना हो जाएगा तो क्या लिख सकते हैं 2 × 3x+4 लिख सकते हैं, बराबर b/a के पावर हो जाएगा 3 × x-5, इतना तो लिख सकते हैं, है ना, इतना लिख सकते हैं ना। अब इसको आप मिटा लीजिए, है ना, आप अपने कॉपी पर इसको बनाइए, इसको मिटाइए। ठीक है, अब इसको मैं मिटाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब मिटाऊँगा इसको तो मैं क्या लिख सकता हूँ, अब देखिए इसको, क्योंकि ये a/b है, ये b/a है, तो a/b और b/a, तो इसको हम उलटे देंगे। हम किसी को उलट सकते हैं, इसको भी उलट सकते हैं या फिर इसको भी उलट सकते हैं, है ना, क्योंकि उलटिएगा तब ना बराबर होगा और ये फिर ये आपको कटेगा। ठीक है, तो इसको हम कर देंगे आपका a/b अगर करिएगा तो ऊपर क्या लग जाएगा, माइनस लगेगा। अभी मैं एक लाइन और लिखता हूँ यहाँ पर। ठीक है, आपका यहाँ पर क्या आया था, a/b के पावर क्या लिखा हुआ था 2 × 3x+4 था, बराबर यहाँ पर a/b हम कर देंगे, है ना, a/b कर देंगे। एक मिनट, ये मैं बढ़िया से दे देता हूँ, a/b यहाँ पर कर देंगे तो ऊपर माइनस लग जाएगा आपका, है ना, माइनस लग जाएगा 3 × x-5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर ये और ये आपका ख़त्म हो गया, तब इसको लिख सकते हैं 2 × 3x+4 बराबर -3 × x-5, इतना लिख सकते हैं। अब इसी को तोड़ दीजिए, 3 दूनी 6x प्लस 4 दूनी 8 बराबर -3x+15 हो गया कि नहीं। अब क्या करेंगे, x एक साइड ले आएंगे, तब इसको क्या करेंगे, यानी कि अब इसको लिखेंगे, एक मिनट, हाँ, अब इसको लिखेंगे 6x + 3x बराबर 15 - 8। 6 + 3 कितना हो गया 9x बराबर 15 में से 8 गया 7 और x बराबर क्या आ जाएगा 7/9, यानी कि ऑप्शन में देख लीजिए दोस्तों 7/9 है आंसर नंबर बी। यानी कि यहाँ पर देखिए सीधा सीधा क्या करेंगे, सोल्व कर देंगे, है ना। b/a को था, इसको हम क्या किए, तो b/a को हम यहाँ पर उलट दिए थे आपका। ठीक है, चलिए कहाँ गया आपका, एक मिनट, थोड़ा सा ये पीछे हो गया था, हाँ ये था प्रश्न आपका। ठीक है, चलिए तो इसको आप बनाइएगा एक बार, फिर से बन जाएगा आपका। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपको कह रहा है 65 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 8 9 10 11 और यहाँ पर एक और छूट गया है, यहाँ पर 12 स्क्वायर भी दिया हुआ है। ठीक है, तो इतना का हल कितना होगा, इतना का मान कितना होगा। अगर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर लगातार दिया हुआ है, कहाँ तक दिया हुआ है, 12 तक दिया हुआ है। थोड़ा सा आप इसमें दिमाग लगाइए कि अगर इसमें हम इसको लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, कहाँ तक जाएंगे, प्लस 12 स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इतना तो कर सकते हैं। अगर इसमें इतना माइनस कर देंगे तो ये तीनों क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, बच जाएगा और इसी का मान हमको आराम से निकल जाएगा। क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है, अगर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर लगातार n तक दिया रहे, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर लगातार कहाँ तक, n तक दिया रहे, तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, क्या फॉर्मूला होता है वो याद रखिएगा, मैं लिख देता हूँ, n × n + 1 ×
2n+1/6 इसका फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूला पर इसको आप बैठा दीजिए, निकल जाएगा। यानी कि n का वैल्यू कितना हो गया, n का वैल्यू हो गया आपका 12, यानी कि 12 गुने, है ना, n इंटू n+1 यानी कि 12 + 1 यानी कि 13। अब की क्या करेंगे, गुने 2n+1, 2n+1 मतलब 12 दूनी 24, 1 25/6। अब 6 दूनी 12, ये कट गया। अब 13 दूनी 26, 26 गुने 25 अगर कीजिएगा तो आ जाएगा आपको 636। आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। यानी कि ये फॉर्मूला पर आप इसको बैठा दीजिएगा, ये खट से निकल जाएगा। ठीक है, n इंटू n+1 2n-1/6। ठीक है, चलिए अब देखिए 636 तो आ गया आपका टोटल, 1 से लेकर के 12 तक आ गया था आपका, समझे। 636 जो आया, तो 636 जो आया, 1 मिनट कहाँ गया, हाँ सॉरी, इसको जो गुना करिएगा 636 नहीं आएगा, 650 आएगा आपको, है ना, 650 आएगा। और 650 जो आया वो टोटल आ गया, 1 से लेकर के 12 तक आ गया आपका स्क्वायर करने पर। लेकिन इसमें हम माइनस करेंगे कितना, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यानी कि 3 तिया 9 और 2 दूनी 4, 3 तिया 9 4 13, 13 1 14, यानी कि इसमें हम 14 माइनस करेंगे तब आ जाएगा 636, यानी कि आंसर नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए रीजनिंग है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है रीजनिंग, इसको आप ज़रूर से ज़रूर बनाइएगा। और यहाँ पर मैं इसका आंसर बता देता हूँ, इसको कैसे बनाना है ये आपको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में CPO यानी कि CPO की टॉप माँ का तात्पर्य इतना है, मतलब कि इसको कितना लिख दिया, इतना लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप, है ना, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। देखिए ये रीजनिंग आपको एग्जाम में पूछ सकता है ना। जैसे यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है और 4 शब्द है। ठीक है, तो इसका तात्पर्य हुआ, ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 शब्द हो गया। यानी कि इसको लिखा गया है, ये लिख दिया है, और इसको क्या लिख दिया है, ये लिख दिया है। ठीक है, और इसको क्या लिख दिया है, ये लिख दिया है, और इसको क्या लिख दिया है, ये लिख दिया है। तो पूछ रहा है आशा का मतलब क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर पूछ दिया है आशा का मतलब, इसको अगर निकालिएगा लिख करके तो वहाँ पर कॉमन करके यहाँ पर छांटना पड़ता है। ठीक है, और आशा का मतलब अगर आप लिख के निकालिएगा तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा दोस्तों, आशा का मतलब JA आएगा। ठीक है, इसको लिख करके आप बनाइएगा, वो बन जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो B हो जाएगा आपका। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, क्योंकि अगर इसको मैं लिख करके बनाऊंगा तो काफ़ी समय लग जाएगा, है ना। अगला प्रश्न है कि यदि नवंबर की पहली तारीख को सोमवार है, जी हाँ नवंबर की बात है, और 1 तारीख को क्या कह रहा है, 1 तारीख को है आपका सोमवार है। ठीक है भैया, अब कह रहा है कि 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा। अब देखिए 1 तारीख को जब सोमवार है तो इसमें 7 जोड़िएगा, तो 7 जोड़िएगा तो 8 आ जाएगा, और 8 तारीख को फिर से सोमवार हो जाएगा, 8 में फिर से 7 जोड़िएगा तो 15 आ जाएगा, 15 तारीख को फिर से सोमवार हो जाएगा, और 15 में फिर 7 जोड़िएगा तो आ जाएगा 22, और 22 तारीख को फिर से सोमवार आ जाएगा। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, 25 नवंबर, 22 नवंबर को क्या है, सोमवार है, तो 25 नवंबर को क्या होगा दोस्तों, है ना, 22 में आप 3 जोड़ दीजिएगा, यानी कि सोमवार में 3 जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, बृहस्पतिवार, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर B हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को निकालते हैं, सीधा इसमें साथ साथ जोड़ते जाइएगा और सोमवार सोमवार इधर लिखते जाइएगा, और लास्ट में आपको 3 जोड़ करके निकाल दीजिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर विजातीय है, ये भी रीजनिंग है, और पूछ रहा है कि विजातीय यहाँ पर कौन सा है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में आप क्या देख रहे हैं, 2 3 4 लगातार है, 4 5 6 लगातार है, 7 8 9 लगातार है, 5 4 3, क्या ये लगातार है, नहीं, तो ये आपका विजातीय हो गया, आंसर नंबर डी हो गया आपका। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपका है कि, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, देख रहे हैं, अनिल कह रहा है कि आनंद से भारी है। अब देखिए अनिल आनंद से भारी है, मैं यहाँ पर आपको लिखते चलूँगा, आप इसको देखिएगा। मैं ये एरो का सीन दे रहा हूँ, इसका मतलब जो ऊपर में रहेगा वो भारी रहेगा, जो ऊपर में रहेगा वो भारी रहेगा, है ना, जो नीचे रहेगा वो हल्का रहेगा। ठीक है, चलिए तो अनिल जो है वो आनंद से भारी है, यानी कि अनिल को हम लिखेंगे कहाँ पर ही, अनिल जो है वो आनंद से भारी है, यानी कि आनंद से ऊपर रहेगा अनिल, यानी कि अनिल क्या है, भारी है। लेकिन कह रहा है लालू जितना भारी है वह उतना भारी नहीं है, यानी कि लालू क्या है, तो लालू जो है वो अनिल से भी भारी है। ठीक है, लालू जो है वो अनिल से भी भारी है। कह रहा है कि आनंद विजय से भारी है, आनंद क्या है, वो विजय से भारी है। चलिए रमन अनिल से भारी है, रमन जो है वो अनिल से भी भारी है, यानी कि रमन ऊपर हो गया आपका, है ना, रमन अनिल से भारी है। ठीक है, और आगे कह रहा था लेकिन श्याम से हल्का है। जी हाँ, रमन जो है वो अनिल से भारी है, जबकि श्याम से हल्का, यानी कि श्याम जो होगा वो रमन से अनिल से क्या होगा,
अच्छा रमन जो है वो अनिल से भारी है लेकिन श्याम से हल्का है। ठीक है, तो रमन के बीच में हो जाएगा यहाँ पर श्याम, यहाँ पर क्या आ जाएगा, श्याम आ जाएगा। कह रहा है कि इनमें से सबसे हल्का कौन है, तो सबसे नीचे कौन है ना, तो सबसे हल्का कौन होगा दोस्तों। अच्छा यहाँ पर देखिए एक चीज़ यहाँ पर छूट गया था आपका। ठीक है, अनिल, एक मिनट में इसको शुरू से फिर से चलता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर लगता है गड़बड़ हो गया था। कह रहा है कि अनिल जो है आनंद से भारी है। ठीक है भैया, अनिल जो है वो आनंद से भारी है। ठीक है, अनिल जो है आनंद से भारी है, लेकिन लालू जितना भारी है वह उतना भारी नहीं है। ठीक है, तो लालू जितना भारी है वह उतना भारी नहीं है, यानी कि लालू जो है वो अनिल से ऊपर रहेगा। ठीक है, तो लालू जी को हम ऊपर रखते हैं, भारी तो होंगे ही। ठीक है, कह रहा है कि आनंद विजय से भारी है। ठीक है, आनंद जो है वो विजय से भारी है। अच्छा यही देखिए यहाँ पर छूट गया था लिखा हुआ है ना, विजय से भारी है, सबसे नीचे है विजय, तो आंसर हो जाता है आपका विजय, है ना। क्योंकि यहाँ पर जो रमन है वो अनिल से भारी है, तो रमन हो जाएगा अनिल के ऊपर, है ना, रमन हो जाएगा वो अनिल के ऊपर हो जाएगा, लेकिन श्याम से हल्का, तो श्याम भी आपको यहीं पर आ जाएगा आपका, है ना। तो सबसे हल्का पूछ रहा था, तो यानी कि सबसे नीचे वाला पूछ रहा था, सबसे नीचे कौन है, तो सबसे नीचे आपका विजय है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम चलते हैं कि निम्नलिखित वाक्य के लिए उचित तर्क क्या होगा। एक व्यक्ति को निरक्षर कहा जा सकता है। किस व्यक्ति को आप निरक्षर कहिएगा। देखिए निरक्षर का मतलब वैसे व्यक्ति को कह सकते हैं, यानी कि जो नहीं लिख सकता है और नहीं पढ़ सकता है ना, जो नहीं लिख सकता है और नहीं पढ़ सकता है उसी को कहेंगे निरक्षर, यानी कि अंगूठा छाप, उसको क्या कहेंगे, अंगूठा छाप, यानी कि आंसर बी नंबर, वह बिल्कुल पढ़ अथवा लिख नहीं सकता है, तो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। अगला सवाल है कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। जी हाँ, बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो है आपका टका, सबको पता होगा, और बांग्लादेश की जो आपका राजधानी है वो आपका ढाका है ना, यह ध्यान रखिएगा। रुपया हो गया आपका भारत का, है ना। येन कहाँ का है, तो येन है आपका जापान का। ठीक है, चलिए अगला है 72 नंबर, कह रहा है कि इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, देखिए इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का जो मुख्यालय है दोस्तों ये है आपको नागपुर महाराष्ट्र में। ठीक है, याद रखिएगा, इसकी जो स्थापना होती है वो हुई थी आपको 1 मार्च 1948 ईस्वी में, है ना, 1 मार्च 1948 को इसकी स्थापना होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यसभा में होते हैं। देखिए राज्यसभा के बारे में आपको बहुत बार बता चुके हैं कि राज्यसभा में जो टोटल अभी वर्तमान में जो सदस्य हैं उसमें 250 सदस्य हो सकते हैं, और 12 जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। और राज्यसभा के सदस्य होने के लिए उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, तो 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा कैसा सदन है, तो ये उच्च सदन है ना, याद रखिएगा। राज्यसभा अनुच्छेद कितने में है, सभी लोग कमेंट करके बताइए। राज्यसभा और तो यहाँ पर लगभग सभी चीज़ बता दिए हैं। हाँ, राज्यसभा उच्च सदन हो गया आपका। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 74, कौन सा दिन यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई। यूनिसेफ दिवस अभी आपको बताए थे 11 दिसंबर, 11 दिसंबर को मनाया जाता है यूनिसेफ दिवस। और यूनिसेफ की जो स्थापना होती है, ये स्थापना होती है आपको 1946 में। और यूनिसेफ किससे संबंधित है, तो ये बच्चों के सहायता के उद्देश्य से संबंधित है यूनिसेफ। और यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखिएगा न्यूयॉर्क, है ना। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क है ना। और आपको 10 दिसंबर वाला भी पूछा जाता है, ये है मानवाधिकार दिवस। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो मानवाधिकार दिवस, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। अगला प्रश्न है आपका 75 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, वंदे मातरम, है ना। तो ये जो वंदे मातरम है ये किस पुस्तक से लिया गया दोस्तों, तो वंदे मातरम जो पुस्तक लिया गया है वो आनंद मठ से लिया गया है। और ये जो पुस्तक लिखा गया था वो लिखा गया था आपको बंकिम चंद्र चटर्जी, है ना, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आपको पुस्तक लिखा गया था। ठीक है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वंदे मातरम सबसे पहले कब गाया गया था। जी हाँ, तो ये सबसे पहले गाया गया था आपको 1896 ईस्वी में, है ना। 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ये गाया गया था, है ना, ये वंदे मातरम। एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि कपाल कुंडला पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो कपाल कुंडला लिख लीजिएगा, कपाल कुंडला। एक पुस्तक और है दुर्गेश नंदिनी, है ना, दुर्गेश नंदिनी।
दुर्गेश नंदिनी जो है और कपाल कुंडला, ये दोनों जो पुस्तकें हैं ये चटर्जी के द्वारा लिखा गया है ना। ये दोनों पुस्तकें लिखी गई है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। और आनंद मठ भी आपको आनंद मठ जो पुस्तक है जहाँ से आपको वंदे मातरम लिया गया है उसका भी लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। तो ये भी दोनों पुस्तक आप नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा इसका, आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आज इतना ही रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको लाइक कर दीजिएगा। और आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ लेने के लिए आपको क्या करना है, तो ये जो नंबर दिख रहा है 7857824310, आप इस नंबर पर मैसेज कीजिए, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। पीडीएफ लेने के लिए आप इसका 351 मात्र चार्ज है, तो 351 आपको इसी नंबर पर पेमेंट करना होगा जो नंबर आपको दिख रहा है। फिर आपको दोस्तों सभी पीडीएफ मिल जाएगा, जितना क्लास हुआ है अभी तक उसका नोट्स मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा, है ना। सब चीज़ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा व्हाट्सएप पर ही। आपको जो पेमेंट करना है इस नंबर पर गूगल पे के माध्यम से कर सकते हैं, फ़ोन पे कर सकते हैं, पेटीएम कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, किसी भी माध्यम से इसी नंबर पर पेमेंट कर दीजिएगा और उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और हमको इसी नंबर व्हाट्सएप पर आप भेज दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। और उसके बाद हमको आप मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर, फिर आपको सारा चीज़ व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। बहुत सारे लोग डरते रहते हैं कि कहीं पैसा लेकर के ना सर भाग जाए। भैया ऐसा नहीं होता यहाँ पर, है ना। यहाँ पर लगभग हज़ारों स्टूडेंट, हज़ारों टीचर जुड़े हुए हैं, है ना। और हम लगातार आप सभी को पढ़ा रहे हैं, ऐसा यहाँ पर गलत काम नहीं होता है। आपका 1 रुपया भी डूबने वाला नहीं है। ठीक है, आपको मैं ज़्यादा दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा दे रहा हूँ, 351 कुछ चार्ज नहीं है ना। यही चीज़ अगर आप पटना में आकर के पढ़ते तो यही चीज़ का चार्ज आपको 15-15 हज़ार 20-20 हज़ार चार्ज लग रहा है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा आपको घर बैठे मिल रहा है, सब चीज़ मिल रहा है। तो आराम से आप जुड़िए और वहाँ पर आप घर बैठे तैयारी कीजिए, क्योंकि आप सभी की जो एग्ज़ाम की डेट है वो बढ़ गई है। एग्ज़ाम की डेट अब हो गई है आपकी 28 जुलाई हो गई है, दिसंबर नहीं, 28 जुलाई आप सभी की एग्ज़ाम हो गई है। अभी आपके पास 1 महीना से ज़्यादा समय है ना। और 28 जुलाई हमें लग रहा है कहीं और ना डेट बढ़ जाए, लेकिन अभी तो हमको 28 जुलाई को ही लेकर के चलना है। और जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए ना, हम लगे रहेंगे आपके साथ और आप भी हमारे साथ इसी प्रकार से एकदम 9 बजे से लगे रहिए। कल जो हम लोग क्लास करेंगे वो डीएलएड से संबंधित क्लास करेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं इस पे हम। और कब फिर मिलेंगे दोस्तों इसी नंबर पर, इसी चैनल पर 9 बजे, है ना। और ये सीटेट का क्लास है, सीटेट का अगर क्लास आप लोग करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। आज हो गया टेस्ट नंबर आपका 62, यहाँ पर समाप्त हो गया। और ये जितने भी आज का प्रश्न थे काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, है ना। मैथ का भी देखिएगा अच्छा से, है ना, रीजनिंग का भी देखिएगा, और इसी प्रकार से आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, और इसका पीडीएफ लेने के लिए मैं आपको बता दिया हूँ आपको क्या करना है, तो आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है कैरियर परिवार, तो इसको आप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर भी मैं क्वेश्चन पोस्ट करते रहता हूँ ताकि वहाँ से भी आपकी थोड़ी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज इतना ही रहने देते हैं, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद आप सभी का।